एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फिनोमेना एडेड है, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसकी सिचुएशन आपके पास मेंशन है, और उसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर जो है वो प्रेजेंट किया जा चुका है, ऑलरेडी पब्लिश आपके पास अवेलेबल है। लम्प सम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा चुकी है उसमें, अब उसमें कोई न्यू इंसाइट या न्यू फिनोमेना आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, दिस वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। थर्ड वन इज डायग्नोस्टिक रिसर्च। ठीक है, इसमें आप किसी भी ऐसे फिनोमिना की अक्रेंस की फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद वो प्रॉब्लम कितनी दफा रिपीट हो रही है, या उसकी डायग्नोस्टिक्स जो है उसकी अक्रेंस कितनी दफा रिपीट हो रही है, तो ये है हमारे पास डायग्नोस्टिक रिसर्च। फोर्थ वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इट इज बिट लाइक क्वालिटेटिव रिसर्च, लेकिन इसमें जो है हम डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट का लफ्ज सुना होगा आपने। तो वो कॉज एंड इफेक्ट जो है जब हम किसी भी प्रॉब्लम का फाइंड आउट करने लगते हैं, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च की तरफ जाते हैं। हम इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज वो कोविड वाली एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। कोविड वाली एग्जांपल में जब हमने कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से जो रिसर्चेज जो हुई वो ये थी कि हाउ कोविड इफेक्ट सेल्फ एस्टीम ऑफ द स्टूडेंट, और हाउ कोविड इफेक्ट क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट। तो ये वाली जो इस तरह से वेरिएबल्स होते हैं जिनमें आप एक तरफ कॉज और एक तरफ इफेक्ट को रख रहे होते हैं, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च होती है। और इन हाइपोथेसिस अपने टेबल का इफेक्ट मेजर कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर ये होगा तो इसकी बिहाफ पे ये वाला फिनोमेना परफॉर्म किया जाएगा। कि इट्स ऑल डन, अब आप लोग अपने क्वेश्चन आ जाए लें। उनका अलाउ देम टू ओपन देयर माइक्स। ओके, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी अगेन। विच स्ट्रेटजी हरम? ठीक है, सेकंड वन इज हाउ टू फाइंड द गैप्स इन लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। अब आप किसी एक प्रॉब्लम पे, सपोज आपने प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च कर ली। ठीक है, यही कोविड वाली एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ हरम, कि आपने कोविड में प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अब प्रेजेंट है, आपने उसको सर्च कर लिया, राइट डाउन कर लिया, लेकिन अब उस प्रेजेंटेड लिटरेचर में प्रेजेंटेड जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपने गैप्स देखने हैं। गैप्स क्या होते हैं? सर्टन ग्रे एरियाज होते हैं, सर्टन लिमिटेशंस होती हैं जिनको पास्ट रिसर्चेज या लिटरेचर रिव्यू कवर नहीं कर पाता। सपोज एक रिसर्च हुई है चाइना में, या एक रिसर्च हुई है पाकिस्तान में, लेकिन उसके रिजल्ट्स इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, या डिफरेंट जो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे। तो इट मीन्स कि ये उस रिसर्च में गैप है। आप उस गैप को फिल आउट कर सकते हैं किसी और सोसाइटी में, किसी और कल्चर में, उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। इज दैट क्लियर नाउ? मैम। ओके।
Okay, second question is for early career researchers. What steps would you advise taking up to build a strong publication record in quantitative research? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसे एरियाज को चूज करें जो बिल्कुल न्यू हो। ठीक है, उन पे बहुत यूनिक जो है वो टॉपिक्स होने चाहिए, और उन पे बिल्कुल कम काम हो। और सेकेंडली, ऐसे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज करें। अगर आप क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज करें जो पहले रिसर्चर्स ने यूज ना किए हों। आप स्टेटर यूज करें, आर यूज करें, या एसपीएसएस यूज करें, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, लेकिन आपका डाटा जो है एक्यूरेट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो उस मैनिपुलेशन ऑफ डाटा को कम से कम करके क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज करें। सेकेंडली, क्वांटिटेटिव रिसर्च आप जिस भी एरिया में कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है वो इस एक तो इट्स प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा हो, और सेकेंडली आप बिल्कुल एक जो न्यू फिनोमिना है उसको लेकर चल रहे हो। सेकेंडली, थर्डली, न्यू स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज कर रहे हो। और फोर्थ ये कि आपके डाटा में मैनिपुलेशन कम से कम होनी चाहिए। एक मिनट। अच्छा, आप लोगों ने अब जो क्वेश्चन पूछना है ना, आप अपना माइक ओपन करके पूछें, क्योंकि इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू लुक फ्रॉम द चैट। ओके, ये बोर्स का ही सेकंड क्वेश्चन था कि पिटफॉल, ऐसे कौन कौन से पिटफॉल्स हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज में जो जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट अवॉइड पुअरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, फर्स्ट पिटफॉल इज पुअरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें आप एक तो क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, सेकेंडली आपके हाइपोथेसिस जो हैं वो इतने वेग हैं, इतने अनक्लियर हैं कि स्टडी गोल्स को फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, और आप जब डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको डाटा ही नहीं मिल रहा, डिफिकल्टी फेस हो रही है डाटा कलेक्शन में, और आप जो है थ्रू आउट द वे सफर कर रहे हैं। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड वन इज स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव मेथड में इनएडिक्वेट सैम्पलिंग मेथड को अवॉइड करना चाहिए। आप ऐसे सैम्पलिंग मेथड यूज करें जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, जिस तरह से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, या फिर कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, नॉन सॉरी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, उनको यूज करने से अवॉइड करें। सपोज स्नोबॉल सैम्पलिंग आप क्वांटिटेटिव में यूज करें, स्नोबॉल सैम्पलिंग कभी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज करते हुए जब आप स्नोबॉल सैम्पलिंग को क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिव और बाइस्ड सैंपल्स को जब आप कलेक्ट करते हैं ना तो वो इनएक्यूरेट, नॉन जनरलाइजेबल रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं, तो इससे अवॉइड करें काइंडली। थर्ड वन इज मेजरमेंट एरर्स। अब इसमें आपके मेजरमेंट एरर्स आते हैं। आपने जो टूल बिल्ड किया है, आपने डाटा कलेक्शन के लिए जो क्वेश्चन बिल्ड किया है, जो सर्वे बिल्ड किया हुआ है, जो क्वेश्चन राइट डाउन किए हुए हैं उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, और आपकी मेजरमेंट टूल जो है वो टोटली टोटली एरर से फिल हो सकता है। तो उस इस चीज को टैकल करने के लिए आप वैलिडेट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करें। आप ऐसे टूल्स यूज करें जो ऑलरेडी रिसर्चर्स ने प्रेजेंट किए हुए हैं। सपोज बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो वैलिडेट हैं, रिलायबल हैं। सेल्फ एस्टीम का टूल है, साइकोलॉजिकल
वेलबींग का टूल है, फिर हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ का टूल है। तो ये टूल ऑलरेडी बिल्ट ऑन है। तो बजाय इसके कि आप थ्रू आउट द एक न्यू टूल को डेवलप करें प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, आप पहले इन बिल्ट टूल को चेक करें कि आइदर आपके प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उनके इनबिल्ट टूल्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर इनबिल्ट टूल्स अवेलेबल हैं तो आप उन्हीं इनबिल्ट टूल को थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, डेफिनेटली वो इनबिल्ट टूल्स जो हैं वो डिफरेंट सोसाइटी में अप्रूव हुए होंगे, डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं उसमें यूज हुए होंगे, तो आप उसको थोड़ी सी एडिटिंग के साथ अपनी सेटिंग में यूज करें तो वो जनरलाइजेबल रिजल्ट देंगे एज कंपेयर टू inconsistent incorrect measurement tools। फिर फोर्थ वन इज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अब आप जब क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो इसमें इतने ज्यादा वेरिएबल्स डाल देते हैं कि वो अल्टीमेटली रॉन्ग कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वो आपको कॉज एंड इफेक्ट, बेसिकली जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होती है ना, ये होती कॉज एंड इफेक्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड रिसर्चेज होती हैं। तो जब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेजर कर रहे हैं और आपने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स डाली जा रहे हैं, तो वो आपकी जो सोल्यूशन है या जो आपका कंक्लूजन है उसको डेफिनेटली इफेक्ट करेगा और आप उन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जब आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो आपका जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है मेन वेरिएबल्स के दरमियान, मेन वेरिएबल्स अलग होते हैं। मेन वेरिएबल्स आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कंफाउंडिंग फैक्टर्स वो हैं जो ऊपर से आगे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, उनको अवॉइड करें यूज करने से। जस्ट जो पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल है ना, उनको आइडेंटिफाई करें और उन्हीं को यूज करें, मैक्सिमम 2 या 3। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंफाउंडिंग वेरिएबल यूज करते जाएंगे तो वो आपकी जो मेन वेरिएबल्स हैं उसके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा और उनको मिटिगेट करेगा। फिर फिफ्थ वन इज इनएडिक्वेट डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, आप डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए ऐसे इनकंसिस्टेंट और फ्लॉड प्रोसीजर्स को यूज करते हैं जो डेफिनेटली डाटा क्वालिटी को लो कर देता है। मैनिपुलेशन कर रहे हैं डाटा में, ठीक है, लो वाला डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो या फिर डाटा को खुद ब खुद फीड करते जा रहे हैं, आप फील्ड में ही नहीं, और डाटा आपने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं किया, गैप्स फाइंड आउट नहीं किए, जस्ट आपने जंप कर लिया डाटा कलेक्शन पे, तो डेफिनेटली वो इनएडिक्वेट डाटा होगा, फ्लॉड डाटा होगा। और उसको टैकल करने के लिए आपको क्लियर स्टैंडर्डाइज डाटा कलेक्शन प्रोटोकॉल्स को डेवलप करना पड़ेगा। सिक्स वन इज आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में लैक है। अब आप अपनी जो स्टडी की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैलिडिटी बेसिकली होती है कि आप उस स्टडी के रिजल्ट्स को जितनी दफा भी परफॉर्म करें वो उतनी दफा सेम रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, आप उस पर जो भी टेस्ट लगा लें, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी टूल यूज कर लें, वो उतनी दफा बार बार, ठीक है, बार बार मैयर करने पे सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। इट मीन्स वो रिप्रोड्यूसेबल हो, तो ये आपकी रिलायबिलिटी है। सेकंड, आपको पता हो, वैलिडिटी ये है कि आपको पता हो कि आपने मैयर क्या करना है, आपने किस फिनोमिना को मैयर करना है, किस प्रॉब्लम को मैयर करना है। तो वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जब इनकंसिस्टेंट होगी, आप उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो आपकी स्टडी फाइंडिंग्स में लैक क्रेडिबिलिटी आ जाएगी।